हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रीति बहुत ही गुस्से वाली लड़की थी जिसकी शादी एक समीर नाम के लड़के से हो जाती है। वो जितने गुस्से वाली थी उसके ससुराल वाले उतने ही शांत मिजाज के थे, जो कि जल्दी किसी की भी बात पर गुस्सा नहीं करते थे। एक दिन प्रीति की सास आशा अपनी ननद कावेरी के साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। तभी प्रीति गुस्से में वहाँ आती है। माँ जी, एक बात बताइए, जब आपको पता है कि मुझे बिना एसी के नींद नहीं आती है तो आप मेरे रूम की एसी क्यों बंद कर देती हैं? सुबह उठते ही दिमाग खराब हो जाता है और कुछ नहीं। भाभी, आप ये दो सींग वाली बहू कहाँ से पकड़ लाई? जब देखो आग बबूला ही रहती है, कभी शांत ही नहीं रहती है। ये तो सींग कहाँ है? सींग मेरे सर पर तो कोई सींग नहीं है। क्या बोल रही हो बुआ जी आप? लो, बस यही देखना बाकी रह गया था। ये तो सच में ही सींग दिखाने लगी अपने सर पर, यानी इसे यकीन है कि इसके सर पर सींग है। बुआ जी, अभी आपने ही तो कहा कि मेरे सर पर सींग है, तभी तो मैंने देखा, लेकिन मुझे तो कहीं भी सींग नहीं दिखाई दिए। पागल लड़की, तू कोई गाय या बैल थोड़ी है जो तुझे सच की सींग निकल आएंगे। मैंने तो एक कहावत बोली है जो गांव में बोलते हैं, जो सींग तुझे निकली है वो दिखती नहीं है, वो सिर्फ एक ताना मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप मुझे ताना मार रही हैं? हाँ, तभी मैंने तुझे दो सींग वाली बहू बोला, क्योंकि तेरे सर पर दोनों तरफ गुस्से के सींग निकले हुए हैं। जिसे भी गुस्से से देख ले वो बिना सींग मारे ही मर जाए। कावेरी की बात सुनकर प्रीति चिढ़ जाती है। जब तक वो आगे कुछ और बोलती उससे पहले उसका पति समीर वहाँ आ जाता है। तुम्हें क्या हुआ? तुम उठते ही ऐसी सड़ी शक्ल क्यों बना के खड़ी हो गई हो, जैसे नाश्ते में अभी हमें ही खा जाओगी। हाँ, क्यों नहीं, आप लोगों को मैं हैवान दिखाई देती हूँ ना, इसलिए इंसान को खा जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बट तुम्हारा चेहरा कुछ ऐसा ही बता रहा है, इसलिए बोल दिया। आपको तो मैं अभी बताती हूँ, रुकिए आप। अरे बस करो तुम दोनों, जब देखो लड़ने के बहाने ढूंढने लगती हो। बहू के कमरे का एसी किसने बंद किया था? बहू उसके लिए सब पर गुस्सा कर रही है। सब पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वो एसी मैंने बंद की थी। रात में मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ठंड लग रही थी, इसलिए एसी बंद किया था। अच्छा, तो ये हरकत तेरी है और बहू कब से हमें सुनाई जा रही है। जब तू कमरे से निकल रहा था तो चला देता एसी, बिना बात के तमाशा हो गया सुबह सुबह। कौन सा आज का है? जब से आपकी ये दो सींग वाली बहू इस घर में आई है, कौन सा ऐसा दिन जाता है जिस दिन तमाशा ना हो। समीर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। समय के साथ प्रीति का गुस्सा कम होने की जगह और बढ़ जाता है। उसके ससुराल वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती है। एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ वो एक छोटे से बच्चे से टकरा जाती है, जिसके हाथ में जूस का ग्लास होता है और सारा जूस उसकी महंगी साड़ी पर गिर जाता है। ओए अंधे बच्चे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मेरी पूरी की पूरी साड़ी खराब कर दी। देखकर नहीं चल सकता क्या तू? मामा बचाओ, मामा बचाओ, ये आंटी मेरा कान खींच रही है, बहुत दर्द हो रहा है। मामा, कहाँ हो आप? प्रीति, ये क्या कर रही हो तुम? कान छोड़ो बच्चे के, दर्द हो रहा होगा उसे। समीर सही कह रहा है बहू, छोड़ दे, बच्चा है वो। अगर उसकी माँ आ गई तो फिर बिना बात के तमाशा हो जाएगा। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। इसने मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी है। आपको पता है ये साड़ी कितनी महंगी है? अरे बहू, मैं तुझे दूसरी साड़ी ला दूंगी, वो भी इससे महंगी पक्का। अब जाने दे, तमाशा मत कर। अब हमारी तरफ घूर रहे हैं ये सब। आंटी, मेरी मम्मी को आने दो, तब मैं आपको बताऊंगा। आपने मेरे कान खींचे ना। बच्चा इतना कहकर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है। तभी उसकी माँ कामिनी भागते हुए वहाँ आती है और प्रीति को जोरदार धक्का मारती है, जिससे प्रीति जमीन पर जा गिरती है। तूने मुझे धक्का मारा? तेरी इतनी हिम्मत? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के कान खींचने की? ये सोच, मैंने सिर्फ तुझे धक्का मारा है, तुझ पर हाथ नहीं उठाया। अपने छोटे बच्चे के कान खींचते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अच्छा, मैंने कान खींचे तेरे बच्चे के तो मुझे शर्म आनी चाहिए, और तेरे बच्चे ने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी, उसका क्या? एक साड़ी के लिए तूने मेरे बच्चे को तकलीफ दी। ये ले अपने साड़ी के पैसे, ले लियो अपनी नई साड़ी, पत्थर दिल औरत कहीं की। कामिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है।
प्रीति भी उसे जवाब देने के लिए जैसे ही उसके पीछे जाने के लिए कदम बढ़ाती है, समीर उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। बस अब बस भी करो, आगे और कोई तमाशा नहीं। अब और बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है और ना ही इसका कोई फायदा है। जितनी इज्जत बनानी थी मेरी वो तुमने बना दी, अब और मेहनत मत करो। समीर इतना कहकर अपने परिवार को लेकर घर वापस चला जाता है। घर पहुंचकर कावेरी फिर प्रीति को ताना मारती है। भाभी आप मानो या ना मानो, लेकिन एक दिन आपकी ये 2 सींग वाली बहू आपकी पूरे मोहल्ले में नाक कटवा ही देगी अपने गुस्से के चलते। सबको आपका दुश्मन बना देगी। बात करना तो दूर की बात, कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। कावेरी आज के लिए बहुत सुन लिया है, बहुत तमाशा भी हो गया है और तमाशा मत करियो और ना ही कुछ बोलियो। जाओ सभी अपने कमरे में चले जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। कौन सा ये मेरी बहू है या मुझे इसके साथ रहना है? रहना आपको है इसके साथ, जैसी मर्जी रहो, मुझे क्या करना। फिर चाहे ये 2 सींग वाली बहू बने या 4 सींग वाली बने, मेरी बला से। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन प्रीति बहुत सारे पैसे लेकर एक आदमी को ही दे रही होती है और समीर वहाँ आ जाता है। समीर को देखते ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है। प्रीति, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अपने घर के पीछे वाला लड़का है जो कार रिपेयरिंग में काम करता है। हाँ ये वही है। आपका दिमाग तो बहुत तेज है, एक बार में ही पहचान गए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे तुम्हें क्या काम आ गया? कोई खास काम नहीं था। मैंने इसे 2 लाख रुपए दिए हैं डबल करने के लिए, वो भी 2 महीने में। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने बिना मुझसे पूछे इतनी बड़ी रकम कैसे दे दी उसे? मुझसे एक बार तो पूछ लेती। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा पति हूँ। हरकतें तो आपकी दुश्मनों वाली ही हैं। मैं हमेशा गुस्सा करती रहती हूँ। मेरे सर पर गुस्से वाले सींग निकले हुए हैं और भी बहुत सारी कमियां हैं। ये सब कहकर तुम अपनी गलती नहीं छुपा सकती हो। अभी तक मुझे लगता था तुम सिर्फ गुस्से वाली हो, लेकिन आज पता चला तुम तो पागल भी हो, जो इतनी बड़ी पागलपंती भी कर सकती हो। मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। कुछ भी सही नहीं किया तुमने। जाकर अपने पैसे वापस लेकर आओ और उन्हें बैंक में जमा करवाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे आप? मैं जो चाहे करूं, वो मेरे पैसे हैं। प्रीति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन प्रीति के ससुराल वाले हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी उनकी पड़ोसन कमला रोते हुए वहाँ आती है। हाय हाय आशा बहन, मैं तो बर्बाद हो गई। वो लड़का मुझे लूट ले गया। अब क्या होगा मेरा? मैं तो मर ही जाऊंगी। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कमला बहन, जो ऐसे निराशाजनक बातें कर रही हो तुम? आशा बहन, जो हमारी गली के पीछे एक कार रिपेयरिंग की शॉप है, उस पे एक लड़का बैठता था। उसने मुझसे पैसे डबल करने को बोलकर 3 लाख रुपए ले गया। आज जब मैं पैसे लेने गई तो पता चला वो शॉप बेचकर कब का भाग गया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसे कैसे भाग सकता है? क्यों नहीं भगा सकता है बहू? आजकल के लोगों को भरोसा नहीं होता है, पैसों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तू इतना परेशान क्यों हो रही है? माँ जी, वो माँ, ये मैडम इसलिए परेशान हो रही हैं क्योंकि इन्होंने भी गुस्से में उस लड़के को 2 लाख रुपए दिए थे, मेरे मना करने के बाद भी। अब उसी का फल मिला है इनको। इसी को कहते हैं विनाशकालिक विपरीत बुद्धि। अपनी बेटी की बात सुनकर आशा दंग रह जाती है और इस तरह से अपनी 2 सींग वाली बहू के चलते उसे बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसका अफसोस प्रीति को भी होता है। लेकिन अब पछतावत होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। आरती अपनी सास कमला और पति अमन को मनाते हुए बोलती है, आप दोनों मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अमन की दूसरी शादी करवाना जरूरी है। मैं ये आप सबकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कैसे तुम्हारी सौतन लेके आ जाऊँ इस घर में? जब मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो तुम ये कैसे सोच सकती हो कि माँ तुम्हारी तरफ होंगी इस बात के लिए? बहू तू ये बेकार के जिद छोड़ दे। तेरी इतनी अच्छी खासी गृहस्थी चल रही है, तो क्यों अपने खुशहाल परिवार के साथ खिलवाड़ करना चाहती है? अपनी ये जिद छोड़ दे बेटा। नहीं, आप दोनों को ही मेरी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कुछ अता पता नहीं है। आज हूँ कल नहीं, तो मेरे जाने के बाद आप लोगों का ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। हमारे लिए ना तुम ही काफी हो। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। अब ज्यादा मत बोलो, और ना ही तुम्हें कुछ होगा और ना ही मैं दूसरी शादी करूंगा। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है ना? तू है तो उसका सहारा। बहू मानती हूँ तू बीमार है, लेकिन तू अपने मन में वह मत पाल। कुछ नहीं होने वाला है तुझे।
और तू क्यों सोच रही है कि कोई सौतन लाएगी और वो हम दोनों का अच्छे से ध्यान रख भी पाएगी? आप बस मेरी बात मान जाओ, क्योंकि मैंने अपने लिए सौतन देख रखी है और मुझे पूरा विश्वास भी है कि वो मेरे जाने के बाद आप दोनों को और इस घर को अच्छे से संभाल लेगी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? और तुमने मेरे लिए लड़की भी देख रखी है? ऐसी कौन सी लड़की है जो तुम्हारे साथ तुम्हारी सौतन बनने को तैयार हो गई? मेरी छोटी बहन प्रेमा। वैसे भी मुझे उसकी शादी की बहुत टेंशन रहती है और अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो वो मेरी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। वो जो बोनी है वो ही ना? जी माँ जी, मैं उसको ही इस घर की बहू और अपनी सौतन बनाना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आप लोगों को मुझसे भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेगी। इसलिए अब आप दोनों मना मत करो और मान जाओ। तुम सच में पागल होती जा रही हो। तुम अपनी छोटी बहन को अपनी सौतन बनाना चाहती हो? ये नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं माननी है तो मत मानो, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूँगा। तो ठीक है फिर, जब तक आप दोनों मेरी बात नहीं मानोगे और मेरी बोनी सौतन को नहीं लाओगे तब तक मैं ना ही कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। आरती इतना बोलकर चली जाती है और सच में खाना पीना छोड़ देती है। जब ये हद से ज्यादा होने लगता है तो दोनों को ही आरती की बात माननी पड़ती है और अमन की दूसरी शादी करवा देते हैं। दूसरी शादी होने के बाद आरती की सौतन प्रेमा रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो सारा सामान ऊपर देखकर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। तभी वहाँ आरती आती है और बोलती है, अरे प्रेमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो सबके लिए खाना बना रही थी, लेकिन ये मसाले के डब्बे इतनी ऊपर हैं तो मेरा हाथ ही नहीं जा रहा है वहाँ तक। हाँ, तुम्हें सब ऊपर ही लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी उतार देती हूँ। काम भी आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। बताओ कौन सा मसाला चाहिए? अरे नहीं दीदी, आपकी तबीयत खराब है ना, तो आप ये सब क्यों करोगी? आप अपने कमरे में जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। और अब तो वैसे भी ये मेरी भी रसोई है ना, तो मुझे भी आदत डालनी पड़ेगी। हाँ सही बोल रही हो तुम। मैं आज तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें खुद भी तो सब सीखना पड़ेगा ना। अच्छा है तुम सब संभाल लोगी तो सही रहेगा। आरती प्रेमा पर अपनी सारी जिम्मेदारी धीरे धीरे करके देने लगती है और प्रेमा भी पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद प्रेमा अमन के साथ उसके कमरे में बैठकर बातें कर रही होती है। दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ आरती भी आ जाती है और दोनों को इस तरह हंसी मजाक करते हुए देखकर उसे बुरा लगने लगता है और वो बोलती है, ये क्या हो रहा है? प्रेमा, तुम्हें तो घर को संभालना चाहिए और तुम यहाँ हंसी मजाक कर रही हो। अरे दीदी, सारा काम हो ही गया है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या? अरे इतनी जल्दी कैसे हो गया? मैंने तो तुम्हें कुछ भी करते हुए नहीं देखा है, फिर कैसे हो गया? अरे यार आरती, तुम ना आराम करो, हम यहाँ इतने मजे कर रहे हैं और तुम हो कि पता नहीं कौन सी बात लेकर बैठ गई हो। बात करने दो ना हमें यार, वरना तुम भी यहीं बैठ जाओ और बात करो हमारे साथ। मैं कोई फालतू बात तो कर नहीं रही हूँ, मैंने काम के लिए ही बोला है और मैं यहाँ आई हूँ, तो आप दोनों को परेशानी क्यों हो रही है? तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, हमें क्यों परेशानी होगी तुम्हारे होने से? बैठो यहाँ के, और क्या। ठीक है जाओ प्रेमा, तुम जाकर शाम का खाना बना लो, वरना लेट हो जाएगा। दीदी वो प्रेमा बोलने ही जा रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास हाथ में चाय पकौड़े लेकर आती है और बोलती है, अरे आरती, तुम भी यही हो? अच्छा हुआ, सब साथ ही हैं। मैंने सबके लिए चाय पकौड़े बनाए हैं। माँ जी, आपको काम करने की क्या जरूरत थी? प्रेमा को बोल देती ना, वो बना देती। प्रेमा, तुम क्यों नहीं बनाने गई चाय पकौड़े? अब देखो तुम्हारी वजह से माँ जी को बनाना पड़ा। अरे मैंने ही उसे मना किया था। जब से शादी हुई है इस बेचारी ने अकेले ही सब संभाला है, उसे भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना, इसीलिए मैंने ही मना किया था काम करने से। हाँ दीदी, वरना मैं तो काम कर ही नहीं रही थी ना। और आपको पता है, आज माँ जी ने खुद ही सारा काम किया है, मुझे रसोई में जाने तक नहीं दे रही थी। ये तो अच्छा हुआ ना, अगर तुम आज भी काम करने लगती तो हम इतना अच्छा समय एक साथ कैसे बिता पाते। माँ जी, आपने कभी मुझे तो ऐसा नहीं बोला और मेरी बोनी सोतन के लिए इतना सब। ऐसे क्यों बोल रही है? बोनी सोतन तेरी है, हमारी तो बहू ही है ना ये। और मुझे तो तुम दोनों ही बहुत प्यारी हो। अब यहाँ बात करके ही पकोड़े ठंडे करोगे क्या? चलो आओ खाओ सब। प्रेमा बहू आजा, तुझे मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। प्रेमा को सबका
इतना प्यार मिल रहा था और ये सब होते हुए देखकर आरती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो अपनी बोनी सौतन को कहीं ना कहीं चिढ़ने लग रही थी। लेकिन उसने खुद ही अपने पति की दूसरी शादी करवाई थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती है। धीरे धीरे सब लोग आरती से ज्यादा प्रेमा को मानने लग रहे थे और आरती को बिल्कुल एक तरफ ही कर दिया था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद आरती की थोड़ी तबीयत खराब होती है और वो अमन के पास जाकर बोलती है, सुनो, मेरी तबीयत खराब सी लग रही है, तो आप ना आज बाहर कहीं मत जाना, यहीं मेरे साथ ही रहना। आज तो मैं और प्रेमा ना बाहर घूमने जाने वाले थे। आज नहीं, कभी और तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा। तबीयत आज खराब हो रही है तो कभी और रुककर क्या हो जाएगा। अरे मेरी भी बात तो समझो, इतने दिनों के बाद ऑफिस से छुट्टी मिली है। मैंने प्रेमा को पहले ही बोल दिया था, इस बार छुट्टी में ना मैं उसके साथ घूमने जाऊंगा। अब क्या मेरी बोनी सौतन आपको मुझसे ज्यादा पसंद आने लगी है? मेरी बात ना सुनकर उसके साथ घूमने जाना है। बस करो यार, तुम क्या ये बार बार बोनी सौतन बोलती रहती हो? तुमने ही करवाई है हमारी शादी, तो अब इतनी परेशानी क्यों हो रही है तुम्हें? मैं जा रहा हूँ प्रेमा के साथ, माँ घर पर ही है। अमन इतना बोलकर प्रेमा के साथ चला जाता है और दोनों वहाँ बहुत ही मजे करते रहते हैं। धीरे धीरे आरती को ये सब बातें खलने लगती हैं। कुछ दिनों बाद आरती का जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे वो घर आते हैं और सबको बताते हैं, जी माफ करिएगा, ये हमसे गलती हो गई। जब आप इलाज करवाने आई थी ना, तो हमारे स्टाफ से आपकी रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई थी। आपकी जान को कोई भी खतरा नहीं है। आप कुछ ही समय में बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी। इसका मतलब ये कि आरती पूरी तरह से ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे? नहीं, आरती को कुछ नहीं हुआ है। ये तो हमारी ही गलती थी सब कुछ। हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आरती को कोई कैंसर वैंसर नहीं हुआ है, बस थोड़ा उसकी शरीर में कमजोरी हो गई है। काश कुछ हो जाता तो ठीक ही रहता। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए ना। क्या खुश हो जाऊं मैं? जो सोचकर मैंने तुम दोनों की शादी करवाई थी वो तो कुछ हुआ नहीं, और अब बीमारी का सोचकर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, अपनी बोनी सौतन ले आई। तुम ना ये सब बोलना बंद करो। मैं प्रेमा से प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक उसे मैंने तुम्हारी जगह नहीं दी है। तुम मेरे लिए हमेशा सबसे पहले हो। हाँ बहू, और ये बात प्रेमा भी अच्छे से जानती है। हम तो बहुत खुश हैं कि तुझे कुछ नहीं हुआ, तू बिल्कुल ठीक है। और तू अब कोई और बात का अपने दिल में पछतावा मत रख। आरती जो बीमारी सोच रही थी वो आरती को होती ही नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होती है। और इसके साथ ही उसके घर वाले उसे सब समझाते हैं, जिसके बाद आरती अपनी बोनी सौतन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नवंबर का महीना शुरू हो गया था। ठंडी ठंडी हवा चलने के साथ सर्दियां आ चुकी थी। सभी लोग मूंगफली, गजक और गर्म कपड़ों के मजे ले रहे थे। पर इन सब के बीच मोनिका अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी कुछ शॉर्ट ड्रेसेस को खुद पर लगाकर देखते हुए कहती है, ये वाला अच्छा है, नहीं ये वाला। उफ, मेरे पास कितने सारे शॉर्ट ड्रेस हैं, कुछ समझ नहीं आता। मैं तो खुद ही पजल हो जाती हूँ कौन सा पहनूं और कौन सा नहीं। चलो यही वाला पहन लेती हूँ, वैसे भी एक ही बार पहना है। हाँ ये ठीक है, फाइनल करते हैं इसे। इतना कहकर मोनिका जल्दी से ब्लू कलर का एक शॉर्ट्स निकालकर पहन के रेडी हो जाती है और नाश्ता करने के लिए हॉल में जाती है, जहाँ उसकी माँ सुनीता और भाई रुद्र उसे देखकर कहते हैं, ये क्या है? क्या हुआ? कौन सा करंट लग गया? अरे इतनी सर्दी हो रही है और तूने ये क्या पहन रखा है? हाँ दीदी, फैशन के चक्कर में निमोनिया हो जाएगा आपको। जाओ जाकर अच्छे कपड़े पहन लो। क्या है? अरे कितना अच्छा तो ड्रेस है। देखो, मुझे सर्दियों में भी शॉर्ट ड्रेस पहनना अच्छा लगता है, तो मुझे कुछ मत कहो। मैं अपना ड्रेस नहीं बदलने वाली। अरे पागल वागल हो गई है क्या? कुल्फी जम जाएगी तेरी बाहर। अरे कहीं नहीं जम रही मेरी कुल्फी, क्योंकि माँ मैं बहुत हॉट हूँ, हॉट। आप जल्दी से बस नाश्ता दे दो। देखो दीदी, माँ सही कह रही हैं। बात मान लो, फायदे में रहोगी, वरना क्या फायदा हमें आपको सीख कबाब की तरह आग पर घुमाना पड़े। अरे नाश्ता कर ले चुपचाप, समझ में आ गया? मुझे ज्ञान मत दे। और माँ, आप नाश्ता दे रही हो मुझे या नहीं, या मैं ऐसे चली जाऊँ? हाँ हाँ दे रही हूँ। इतना कहकर सुनीता जल्दी से मोनिका को नाश्ता देती है और मोनिका फटाफट से नाश्ता करके घर से कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियाँ सर्दियों में उसे शॉर्ट्स में देखकर घूरने लगते हैं। तभी मोनिका की दोस्त रिया उसके पास आती है और मोनिका उससे कहती है, देख रिया,
मैं कितनी हॉट एंड सेक्सी लग रही हूँ। लड़के तो लड़के, लड़कियाँ भी ताड़ रही है मुझे। ओए वहम की दुकान, वो तुझे नहीं तेरी शॉर्ट ड्रेस को देख रहे हैं और तुझे पागल समझ रहे हैं क्योंकि तूने मौसम के अपोजिट कपड़े पहने हुए हैं। बेबी से स्टाइल कहते हैं। और वैसे भी जो चीज लोगों की समझ से परे होती है ना, वो उसे पागल या बेकार ही कहते हैं। हाँ, ज्ञान और फैशन की देवी तो तू है ही। चल क्लास में चल, आई बड़ी ज्ञानचंद की बेटी। इतना कहकर रिया मोनिका का हाथ पकड़कर उसे क्लास में ले जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। हर दिन के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी, पर मोनिका का शॉर्ट्स पहनना जारी था। ऐसे ही एक दिन मोनिका रिया के घर जाने के लिए रेडी होकर रुद्र के पास आती है और कहती है, ओए क्या कर रहे? स्विमिंग कर रहा हूँ दीदी। तू सर्दी में नहा ले, वही बड़ी बात है। आया बड़ा स्विमिंग करने वाला। बोलो क्या काम है आपको? चल खड़ा हो और मुझे बाइक पर रिया के घर छोड़ के आ। ये लो चाबी, खुद चला कर चली जाओ, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। अरे मुझे चलानी आती गधे, तो तुझे क्यों कहती? और क्यों नहीं जा रहा तू वैसे? अरे बाहर कितनी सर्दी है, पता भी है बाइक चलाते हुए कितनी ठंड लगती है। हवा के ना ठंडे ठंडे थप्पड़ गाल पर आकर लगते हैं। अबे ओ, दुनिया की सारी सर्दी तुझे ही लग रही है क्या? मुझे देख, मैंने कितना बढ़िया ड्रेस पहना है, वो भी शॉर्ट। और एक तू है, दसियों कपड़े पहन के बैठा होगा, फिर भी बाहर जाने में घबरा रहा है। देखो दीदी, तुम्हारा मुझे नहीं पता, तुम तो आधी पागल हो। मैं नहीं जा रहा कहीं भी ठंड में। अच्छा, बताऊं अभी मम्मी को जाकर कि उनका लाडला फोन में काम करने के बहाने गर्लफ्रेंड से चैटिंग करता है। क्या है दीदी, चल रहा हूँ, रुको। इतना कहकर रुद्र जल्दी से उठता है। बाइक की चाबी लेकर फटाफट मोनिका को ठंड में ठिठुरता हुआ रिया के घर छोड़ने जाता है। और जैसे ही मोनिका बाइक से उतरती है, वो रुद्र से कहती है, ओए सुन, जब कॉल करूँ तब लेने आ जाइयो शाम को, ठीक है? बहन छोड़ दिया तुझे, इतना बहुत नहीं है क्या? ओला कर लियो और आ जाइयो। पैसे नहीं है इतने मेरे पास, चुपचाप आ जाइयो, नहीं तो बताया ना। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। बढ़िया, चल बाय। मोनिका की बात सुनकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही मोनिका रिया के घर की डोरबेल बजाती है, तभी एक बहुत ही हैंडसम संदीप नाम का लड़का दरवाजा खोलता है, जिसे मोनिका देखकर बस देखती रह जाती है। और तभी संदीप कहता है, हाँ जी, किससे मिलना है आपको? पता नहीं जी। क्या? हाँ, मुझे रिया से मिलना था, कुछ नोट्स लेने थे उससे। अच्छा, रिया मार्केट तक गई है, अभी आ जाएगी। आप आइए अंदर। जी शुक्रिया। वैसे आप कौन? जी मैं रिया का कजिन हूँ, संदीप। ओ गुड, आई एम मोनिका। जी वैसे आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ जी कहिए। ये आपने सर्दियों में शॉर्ट ड्रेस क्यों पहन रखा है? आपको ठंड नहीं लग रही क्या? हाँ, कुछ ऐसा कह सकते हैं आप। बाकी मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद है, फिर मौसम चाहे सर्दी हो या गर्मी। वैसे ऐसा करना गलत है, आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है इससे। खुद को बोल्ड दिखाने के चक्कर में कहीं आप सेहत से कोई बड़ा हर्जाना ना मोल ले लेना। संदीप इतना बोल ही रहा होता है कि तभी रिया आती है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद मोनिका भी रिया से नोट्स लेकर रुद्र को बुलाती है और उसके साथ घर चली जाती है। वक्त गुजरता है, पर मोनिका के शॉर्ट्स पहनने की आदत में सुधार नहीं था। वहीं हर दिन के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी और ऐसे ही एक दिन मोनिका को जुकाम हो जाता है और वो छींकती हुई सुनीता के पास जाकर कहती है, माँ एक कप चाय पिला दो ना, मेरी नाक मेरा बड़ा दर्द हो रहा है और सर में भी। अरे बेटा, तुझे चाय की क्या जरूरत है? तू तो हॉट है ना, जा आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक पी ले, ऐसे ही ठीक हो जाएगी तू। क्या माँ, मैं वैसे इतनी परेशान हूँ, ऊपर से आप भी सुना रही है। अरे तो क्या अगरबत्ती लेकर तेरी पूजा करूँ? अरे कितनी बार समझाया था मत पहन छोटे कपड़े, पर नहीं, तुझे तो अपनी मनमानी करनी है। थैंक यू, नहीं चाहिए कुछ भी, रख लो। इतना कहकर मोनिका अपने कमरे में चली जाती है और धीरे धीरे उसकी तबीयत और खराब होती है। काफी दवाई लेने पर भी उसका जुकाम ठीक नहीं होता। साथ ही अब उसे जुकाम के साथ साथ बुखार और खांसी भी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन मोनिका का पूरा बदन बुखार में बुरी तरह तपने लगता है और उसकी हालत देखकर उसे पास के ही सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां उसका इलाज और कोई नहीं बल्कि संदीप करता है और उससे कहता है, क्या हुआ मोनिका, आ गई ना हॉस्पिटल के बेड पर शॉर्ट्स पहनने के चक्कर में? अभी दवाई के शॉर्ट्स लगाने होंगे तुम्हें पता है ना, तुम्हें निमोनिया हुआ है और अगर ये ज्यादा फैल जाता है तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। हाँ,
क्या, क्यों? क्योंकि निमोनिया अगर बिगड़ जाता है तो आपको पीलिया भी हो सकता है और आपको अंदर से खत्म करना शुरू कर देता है। देखो ठीक है, तुम्हें शॉर्ट्स पहनना अच्छा लगता है, लेकिन ठंड कितनी है ये भी देखो। बॉडी बस एक समय तक ही ठंड झेल सकती है, इसीलिए खुद को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। मैं समझ गई हूँ, और अब से मैं सर्दियों में सर्दियों वाले कपड़े पहना करूँगी, अपनी पसंद वाले कपड़े नहीं, और अपना ख्याल भी रखूंगी। बस मुझे इस हॉस्पिटल से जल्दी से बाहर निकाल दो। मोनिका की बात सुनकर संदीप मुस्कुराने लगता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। और इलाज के दौरान संदीप और मोनिका के बीच अच्छी दोस्ती होती है और इसी तरह धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलती है। कुछ समय बाद दोनों अपने घर वालों की रजामंदी से शादी करते हैं। साथ ही मोनिका अपने कपड़े पहनने के चुनाव में भी समय और मौसम के हिसाब से परिवर्तन लाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।